Assalamu alaikum. This is Alif Sheen, a postgraduate in clinical psychology. I welcome everyone to Learners Academy. Okay, students, our lesson number 2 is about ancient Greek philosophy or psychology. जो कदीम यूनानी साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर्स थे उनके नज़दीक मैटर 3 एलिमेंट से मिलकर बना है और मैटर में इंसान भी शामिल हैं और वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? वाटर, एयर और फायर, राइट। सो एक व्यू था ग्रीक फिलोसफर्स का कि ये दुनिया प्रोग्रेस में है, ये दुनिया ग्रो करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है और एक एलिमेंट ऐसा है जो हमेशा हर वक्त कायम रहता है और वो है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन से ये मुराद है कि जब कोई आइडिया आता है तो उसकी ऑपोजिट भी एक आइडिया आ जाता है, उसके कॉन्फ्लिक्ट में भी एक आइडिया आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब एक आइडिया आता है, एक एंगल से उस चीज़ को देखा जा रहा है, तो कोई दूसरा शख्स उस आइडिया को किसी और एंगल से भी पेश कर देता है, राइट। सो एक फिनोमेनन को जब दूसरा फिनोमेनन ओवरटेक कर लेता है तो ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन कहलाती है। एंशियंट ग्रीक की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट में ये बात भी है कि उनका कहना था कि हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है और वो पार्टिकल्स इनडिविजिबल होते हैं, यानी उनको मज़ीद आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाद में ये चीज़ सच साबित हुई जब एटम्स डिस्कवर हुए थे। ग्रीक साइकोलॉजिस्ट में सबसे पहला नाम सुकरात का आता है, सोक्रेटिस का। जिसने बुनियाद रखी थी फ़िलासफ़ी की, जिसको बाद में आने वाले फ़िलासफ़र्स और साइकोलॉजिस्ट ने फॉलो किया। उसके मुताबिक जो नॉलेज होता है, सच होता है, वो माइंड में होता है और उसको तलाश करने के लिए इंसान को अपने अंदर देखना होता है। हमें अगर नॉलेज हासिल करना है तो हमें अंदर देखना, अपनी ज़ात में देखना है और बाहर की चीज़ों में नहीं देखना, बल्कि सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन अपने अंदर तलाश करनी है। ये नज़रिया था सुकरात का। उसने ये भी कहा था कि नॉलेज और अवेयरनेस, आगाही से और इल्म से अच्छाई बनती है, नेकी बनती है, वर्चू बनता है और वर्चुअस बनने के लिए भी इंसान को अपनी ज़ात में ख़ुद की तलाश करने की ज़रूरत है। सुकरात ने रूह की स्टडी पर जोर दिया और उसने एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन को रिजेक्ट किया था। एक और कंट्रीब्यूशन सुकरात की ये है कि उसने खुशी का तस्वर भी पेश किया था, जिसमें ये बताया गया कि एक इंसान जो चोरी करता है उसको वो चीज़ मिल जाती है लेकिन वो खुश नहीं रह सकता, वो सेटिस्फाई नहीं रह सकता। लेकिन अगर वो वही चीज़ एक ऑनेस्ट तरीके से हासिल करता है तो उसको खुशी मिल सकती है। उसने सोल के बारे में बात करते हुए कहा कि रूह जो होती है वो इंसान की बॉडी से सुपीरियर होती है, उसका दर्जा जिस्म से ज़्यादा होता है और रूह ही इंसान को अच्छाई और बुराई के दरमियान में फ़र्क करने में मदद देती है। और उसने ये भी कहा था कि जितने भी इवेंट्स हमारी लाइफ में होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनका एक ख़ास मकसद होता है और कोई भी चीज़ बग़ैर किसी मकसद के नहीं होती। सुकरात की कंट्रीब्यूशंस में से एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उसका टीचिंग मेथड भी है, जिसको सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग कहा जाता है। इस मेथड में एक डायलॉग होता है, यानी सिर्फ टीचर जो है वो नहीं पढ़ाता रहेगा, जस्ट एक मोनोलॉग नहीं होगा कि एक बंदा बात करता जा रहा है, बल्कि डायलॉग होगा।
टीचर और स्टूडेंट दोनों आपस में डिस्कशन करेंगे। जो बात की जा रही होगी, जो आर्गुमेंट दिया जा रहा होगा, उसकी लॉजिकल करेक्टनेस पर फोकस किया जाएगा कि क्या वो बात लॉजिकली ठीक है। तो आज अगर हम देखते हैं एजुकेशन की फील्ड को, तो उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले लिया जाता है। आजकल जब स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग की बात होती है तो उसमें एक इंटेलिजेंट डायलॉग बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि उसी की वजह से स्टूडेंट को बात समझ आ सकती है। सोक्रेटिस को स्टडी करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्लेटो यानी अफलातून। और अफलातून सोक्रेटिस का शागिर्द था। उसका भी ये मानना था कि जो नॉलेज होता है वो इनेट होता है, इंसान की ज़ात के अंदर होता है और माइंड के अंदर होता है। और अगर हम नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़ात के अंदर देखना चाहिए। बाद में इस मेथड को इंट्रोस्पेक्टिव मेथड कहा गया, जिसमें बाहर की ऑब्जर्वेशन को डिस्करेज किया जाता था। अफलातून को भी एक आइडियलिस्ट फ़िलासफ़र समझा जाता है। आइडियलिस्ट यानी जो आइडियाज़ पर यकीन रखते थे, जो माइंड की ताकत पर यकीन रखते थे। और उनका मानना ये था कि फैक्ट्स को ऑब्ज़र्व करके और एम्पिरिसिज्म यानी सेंसेस के ज़रिए हम नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते। और उनका ये मानना था कि जो आइडियाज़ होते हैं वही सिर्फ हकीकी नॉलेज और सच की सोर्स होते हैं। प्लेटो के मुताबिक इंसान की पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसका इंटेलेक्ट, जिसको रीज़न भी कहा जाता है, दूसरी उसकी विल, जिसे पैशन भी कहते हैं, और थर्ड एपेटाइट। इंटेलेक्ट क्या है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, चीज़ों को समझने की एबिलिटी। विल क्या चीज़ है या पैशन क्या चीज़ है? कि कुछ करने की ख्वाहिश होना। एपेटाइट क्या है? इसका लफ्ज़ी मीनिंग है भूख। इसका ये मीनिंग है कि जो पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो जिस्मानी ज़रूरियात से ताल्लुक़ रखता है। प्लेटो के मुताबिक आइडियाज़ जो हैं वो इटर्नल होते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, ना वो पैदा होते हैं ना ही वो मरते हैं। जबकि जो दुनियावी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो तब्दील भी होती रहती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं। तो जो ट्रू नॉलेज है वो हम आइडियाज़ से हासिल कर सकते हैं, ऑब्ज़र्वेशन से हासिल नहीं कर सकते। उसने सोल के बारे में बात की कि सोल परमानेंट होती है, रूह हमेशा के लिए होती है, और जो बॉडी है वो कुछ ऐसी चीज़ है जो तब्दील भी हो सकती है और ख़त्म भी हो सकती है। इसलिए जो सोल से लिया गया नॉलेज है वही हकीकत होता है, और जो सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए अगर हम कोई नॉलेज हासिल करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये कहना था प्लेटो का, जो कि शागिर्द था सोक्रेटिस का। जो हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, उनके फंक्शन और उनकी प्लेसेस कौन सी हैं, कौन सी जगह पे वो लोकेट करते हैं, आइए देखते हैं। रीज़न इंसान के हेड में लोकेट करता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। पैशन का जो प्लेस है वो इंसान का चेस्ट होता है, और एपेटाइट कहाँ पे लोकेट करता है? स्टोमक में। रीज़न का फंक्शन ये होता है कि वो पैशन और एपेटाइट दोनों को कंट्रोल करता है, यानी जो फर्स्ट पार्ट है वो बाकी दोनों पार्ट्स को कंट्रोल करता है। पैशन जो है वो हमने जैसा कि पहले बात की, किसी काम को करने की ख्वाहिश का नाम है, और एपेटाइट
जितनी भी कुदरती नीड्स होती हैं जैसे कि भूख प्यास वगैरह, उसका नाम है। प्लेटो का ये भी मानना था कि पैशंस और एपेटाइट्स कभी कभी ख्वाबों में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। ओके, ये जो 3 पर्सनैलिटी के पार्ट्स की बात की या सोल के पार्ट्स की बात की प्लेटो ने, ये आइडिया सेम फ्रॉइड के इड, ईगो और सुपर ईगो जैसे कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्लेटो दुनिया की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम एकेडमी रखा गया, उसको काम करने वाला बंदा भी प्लेटो था। So here the lesson number 2 ends. Thanks for listening.